प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। माना जा रहा है कि इसमें 5 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही देश के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ खास ऐलान हो सकता है। कुछ ही देरी में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर देगी। और जैसे कि हमने आपको शुरुआत में जानकारी दी, 5 साल की उपलब्धियां भी बताई जाएंगी और आने वाला वक्त उन्हें क्यों दिया जाए, क्यों उन्हें मौका दिया जाए, उस पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। संकल्प पत्र में किसानों, व्यापारियों, युवाओं को रोजगार के लिए कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अनूप, अभी की क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, बता दो कि थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने सदस्य हैं वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और जहां मंच बनाया गया है, जहां मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा, वहां पहुंचेंगे और उसके बाद मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा। जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है और न्याय स्कीम उन्होंने दिया है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी के तरफ से काफी लोक लुभावने वादे इस मैनिफेस्टो के द्वारा की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से किसानों को लेकर पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी काम किए, तो किसानों को लेकर और ज्यादा क्या राहत दी जा सकती है किसानों को, वो मुख्य मुद्दा रहेगा। इसके अलावा रोजगार और स्वरोजगार जैसे मसलों पर और आगे क्या पार्टी करना चाहती है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठाए हुए हैं कि रोजगार को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो इस मसले पर कोई ठोस घोषणा जो है वो इस मैनिफेस्टो में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो सबकी नजरें होगी कि किस तरीके से राम मंदिर के मसले पर, धारा 370 के मसले पर, 35A के मसले, जो ये तीनों मसले हैं वो बीजेपी के कोर एजेंडा में आते हैं। तो इन मसलों पर बीजेपी क्या वायदे करती है, इस पर सबकी नजरें होंगी। जी ठीक। अनूप, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ओडिशा का ले लेती हूँ। वहां पर कल मैनिफेस्टो जारी हुआ है वहां पर, और उन मुद्दों के जरिए भी हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। वहां पर भी जो है महिलाओं की बात हुई, एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, सुरक्षा की बात हुई, बच्चों के साथ छिड़खानी होती है तो सख्त सजा का जिक्र हुआ। तो कहीं ना कहीं भले ही वो एक राज्य की बात करें, लेकिन असर जो है या दिमाग में वही इश्यूज होते हैं, ब्रॉड लेवल पर भी हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुद्दे वही हैं, किस तरीके से पार्टी इसको परोसती है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि बेरोजगारी है, किसानों के हित की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, या राष्ट्रवाद को लेकर बात है, या कश्मीर जैसे मसले की बात है, या विदेश नीति की बात करें, भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर सरकार क्या कर रही है। इन तमाम विषयों, ये तमाम विषय हैं जो लगातार पार्टी के मैनिफेस्टो में होती है। इस पे सरकार किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आगे का कार्य योजना बनाती है, इन सभी मसलों का जो है वो ध्यान में रख करके इस मैनिफेस्टो में भी इसको शामिल किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि जो कोर इश्यूज है, मसलन बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी की तरफ से क्या मैनिफेस्टो में कहा जाता है, किसानों को लेकर मैनिफेस्टो में क्या कहा जाता है, या कोई बड़ी योजना सरकार लेकर आने वाली है जिसका खाका तैयार किया जा रहा है। क्योंकि बजाते इस मैनिफेस्टो के लिए, संकल्प पत्र के लिए एक संकल्प पत्र समिति बनाई गई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें कई तरह के सुझाव, कई समाज के कई वर्गों से सब सुझाव लिए गए थे। तो इन सभी को समाहित करने की कोशिश जो है जरूर इस मैनिफेस्टो में किया गया होगा, लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा। थोड़ी ही देर में इस मैनिफेस्टो को रिलीज किया जाएगा। ठीक, आपके पास आएंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। अमिताभ जी, अब जैसे कि आपने तो काफी सारे मैनिफेस्टोस देखे हैं, एक कंपटीशन सा हुआ करता है। अब न्याय योजना के बाद हम थोड़ा सा और चैलेंज देख रहे हैं। आप किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल मुझे 2-3-4 बातें समझ में आती है जो आज भाजपा के घोषणा पत्र में दिखनी चाहिए जी। एक पहली चीज तो ये कि जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था संसद, वर्तमान संसद के आखिरी सत्र के आरंभ में, वो बेस डॉक्यूमेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है, इस घोषणा पत्र का। क्योंकि उसमें सरकार ने राष्ट्रपति जी से वो सारी बातें कहलवाई थी जो सरकार का एक्शन प्लान है। एक तो वहां से ये चीज आएगी कंटिन्यूटी में, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसी सूत्र बता भी रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होगी किसान के आर्थिक बेहतरी के लिए कुछ बड़े वादे जो कांग्रेस के न्याय को काउंटर कर सकें।
क्योंकि वो एक बड़ी चुनौती है। न्याय और मिनिमम इनकम गारंटी वाला जो स्कीम है कांग्रेस की, न्यूनतम आय की गारंटी, वो दो जो स्कीम्स हैं, वो मुझे लगता है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उनको काउंटर करने के लिए एक अस्त्र चाहिए, तो वो अगर आएगा। एक तो तीसरी चीज मुझे लगती है जो महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जब हम करते हैं बीजेपी के संदर्भ में, तो बीजेपी के चिंतन में ये बात बहुत गहरे तक समाई है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मुद्दे को प्रमुखता से उठाइए तो उसमें राष्ट्रवाद अपने आप इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, और राष्ट्रवाद इनकॉर्पोरेटेड जब होता है, सन्निहित हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रच्छन्न रूप से हिंदुत्व भी आ जाता है। आप जब पाकिस्तान पर कोई तीखी बात करते हैं या कोई बड़ा एक्शन लेते हैं, तो उससे एक वोट कंसोलिडेशन का प्रोसेस भी होता है। उसको टीवी पर लोग माने या ना माने, लेकिन वो एक फैक्ट है और बीजेपी उसको जानती है। एक तीसरी चीज, और चौथी चीज मुझे लगता है जो देश देखना चाहेगा, ये तो तीन चीजें हो गई जो प्रायोरिटीज भाजपा की होंगी, लेकिन जो देश देखना चाहेगा मुझे लगता है वो तीन कसौटियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन पर निगाह रहेगी। वो राम जन्मभूमि का मसला, धारा 370 का मसला और समान नागरिक आचार संहिता का मसला। ये मुद्दे जब वाजपेयी जी ने भाजपा बनाई थी तब से नहीं है, ये तब से है जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये बनाया था जनसंघ। दो मुद्दे तब से थे, धारा 370 का को हटाना और समान नागरिक आचार संहिता। और 80 के दशक में जब आडवाणी अध्यक्ष हुए तो राम जन्मभूमि का मसला भाजपा के नीति पत्र में आ गया, तब से वो लगातार चलता रहा। तो इन तीन मसलों पर भारतीय जनता पार्टी देश के सामने क्या वचनबद्धता दोहराती है और किस अंदाज में दोहराती है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या को लेकर इधर बड़ी हलचल भी हुई थी कुछ महीनों पहले, और उसके बाद सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला कि भाई जो 67 एकड़ जमीन में से जो हिस्सा गैर विवादित है, यानी 2.77 माइनस करके वो हम वापस कर देंगे राम जन्मभूमि न्यास को, जिसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास है। लेकिन वो प्रक्रिया अभी आगे बढ़ी नहीं, वो घोषणा तक ही रही। और संघ, विश्व हिंदू परिषद और तमाम साधु संतों ने उस पर अपनी नाराजगी जताई कि भाई राम जन्मभूमि पर कुछ बड़ा काम क्यों नहीं हुआ। तो वो मसला, मुझे लगता है तीन ऐसी अपेक्षाएं हैं जो कम से कम बीजेपी का वोटर उनको भी देखना चाहेगा। जो बीजेपी का जनाधार है वो इन तीन मसलों पर भी डेविएशन यानी विचलन मंजूर नहीं करता। वो चाहता है कि इन तीनों मसलों पर साफ गोई के साथ बात हो और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को दोहराया जाए। देखना यह कि मोदी जी कितनी साफ गोई के साथ या कितनी चतुराई के साथ इन तीन मुद्दों को टैकल करते हैं, क्योंकि ये तीनों उनके कोर इश्यूज है पार्टी के। उनकी विचारधारा के लिए ये तीन अलग पिलर हैं जिन पर उनकी विचारधारा टिकी हुई है श्यामा प्रसाद जी से लेकर और आज तक की यात्रा में। जी ठीक, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि सुबह खबर थी और बाद में इंफॉर्मेशन आई है कि मुलाकात 5 बजे होगी। जैसे कि आडवाणी जी का जिक्र हम करते हैं यहाँ पर, उनकी टिकट कटी, उसके बाद हमने देखा कि वो एक लेटर लिखते हैं, कुछ पॉइंटर्स देते हैं पार्टी के लिए, फिर राहुल गांधी उस चीज को कैश करते हैं, स्टेटमेंट आता है, फिर सुषमा स्वराज काउंटर करती हैं उनको। और आज ये खबर आई कि एक मीटिंग होगी, तो ये चर्चा थी कि हो सकता है कि मैनिफेस्टो जारी करते हुए साथ में बैठे और एक स्ट्रांग मैसेज दे और वो मुद्दा कम से कम खत्म कर दे। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है इंटरनली? नहीं, देखिए मेरे पास सिर्फ इतनी सूचना है कि पार्टी की तरफ से और संघ की तरफ से, संघ भी उसमें एक्टिव हुआ जब आडवाणी जी ने ब्लॉग लिखा जी, और ब्लॉग लिखने के दूसरे दिन मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी के घर चाय पीने गए और करीब 1.25 घंटे जोशी जी आडवाणी जी के साथ चाय पर रहे जी। तो आप जानते हैं इस देश में सबसे ज्यादा जो बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं वो चाय पर ही हुई हैं। जयललिता जी के बिहाफ पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक चाय पार्टी दी थी, मुझे याद है, मैं उसमें शामिल हुआ था, मुझे भी निमंत्रण दिया था डॉक्टर साहब ने। और उस चाय पार्टी के में सोनिया जी आई और उसका परिणाम ये हुआ कि वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो चाय बड़ी खतरनाक चीज है भारत की राजनीति में। और आपको याद होगा 2014 में बीजेपी का एक अभियान भी था चाय पर चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चाय ने एक बार वाजपेयी की सरकार ली और उसी चाय ने एक बार भाजपा को सरकार दे दी, है ना। तो इन सब के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शीर्ष स्तर पर सक्रिय हुआ और लगा कि चुनाव के ठीक पहले इस ढंग के संदेश नहीं जाना चाहिए। तो फिर एक सामूहिक निर्णय हुआ कि अमित शाह जी दोनों बड़े नेताओं से मिलें
उनकी मन की कथा व्यथा समझें और उनको आश्वस्त करें कि वो पार्टी के विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, मार्गदर्शक हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका सम्मान है, ताकि एक तरह का मैं कहूँ सीज फायर हो जाए, युद्ध जैसी स्थिति ना हो, टकराव जैसी स्थिति ना हो, और ये मैसेज नहीं जाए कि ये दो लोग अलग थलग हैं या ये दो लोग नाराज हैं। दोनों ही चीजें सॉर्ट आउट हो और पब्लिक में एक मैसेज जाए। जी जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम चीजों को बारीकी से एनालिसिस करने के लिए। तो हर तरह से जो है कोशिश हो रही है कि सब कुछ ठीक रहे, और क्योंकि मैनिफेस्टो जारी होगा तो वहां से बहुत स्ट्रांगली वापस आना है, ये भी एक कोशिश रहेगी। बात रैलियों के रैली की करेंगे। सीएम योगी का चुनावी दौरा आज बिजनौर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा करेंगे। बिजनौर में किरण उत्सव मंडप के पास सीएम की जनसभा है। मुजफ्फरनगर में रतनपुरी, खतौली, बुड़ाना रोड पर सीएम की जनसभा है। शामली में किसान इंटर कॉलेज में सीएम रैली करेंगे। बागपत में जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ौत में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का चुनावी दौरा। आज यूपी के दौरे पर रहेंगी सुषमा स्वराज। आगरा और फतेहपुर सीकरी में साइबर योद्धाओं को करेंगी संबोधित। मथुरा में भी लोकसभा के साइबर योद्धाओं को करेंगी संबोधित। विजय संकल्प सम्मेलन के दौरान बढ़ाएंगी उत्साह। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रहेंगी। आज सहारनपुर, शामली और बिजनौर में कांग्रेस की रैलियां होंगी। सहारनपुर के गांधी मैदान में राहुल और प्रियंका की जनसभा होगी, तो शामली में और बिजनौर में भी दोनों कांग्रेस के दिग्गज जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण की बात करें तो यूपी की 8 सीटों के लिए मतदान होना है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज चुनावी दौरे पर हैं। गाजियाबाद और बागपत में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का भी चुनावी दौरा है। मेरठ में हापुड़ रोड पर करेंगी जनसभा। शामली में भी मायावती जनसभा करेंगी। महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वो भी वोट मांगेंगी। तो हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, या फिर हम बात करें राहुल गांधी की, जैसे कि हमने कांग्रेस का जिक्र किया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ जो है वोटों की अपील करेंगे। पश्चिमी यूपी की हम बात करें, 8 सीटों के लिए 11 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 24 घंटे पहले, क्योंकि प्रचार प्रसार रुक जाता है तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा वक्त नहीं है इनके पास। तो कोशिश की ज्यादा से ज्यादा जगहों पर कम से कम वक्त में पहुंच के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और वोट की अपील की जाए। कांग्रेस एक्टिव एसपी का हम जिक्र कर रहे हैं। अखिलेश यादव कमान संभाले हुए हैं, मायावती कमान संभाले हुए हैं। और बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो सेंटर के तमाम बड़े लीडरान तो हैं ही मैदान में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी एक्टिव होकर 4-4, 5-5 जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर वोटों की अपील करके प्रत्याशियों को जिताने की मांग कर रहे हैं। और मेरठ में हमारे सहयोगी निखिल जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज रैलियों का रैला है। निखिल से बात करते हैं। निखिल, वहां पे क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं काफी। देखिए सीरज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज मायावती की रैली है। मायावती के साथ साथ अखिलेश यादव और अजीत सिंह भी यहाँ पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं वेस्ट यूपी के मेरठ में रैली है और इस रैली के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वेस्ट यूपी की जो रैली है इसमें हजारों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा होने वाले हैं। अभी रैली शुरू हो रही है, करीब 1 बजे के आसपास मायावती यहाँ पहुंचेंगी। उन्हीं के साथ अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंचेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अजीत सिंह भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि रैली में लोगों का आना शुरू हो गया है। बड़ी
तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। बड़ा पंडाल लगाया भी गया है और माना जा रहा है कि ये जो पंडाल लगाया गया है ये प्रधानमंत्री की जो रैली है, नरेंद्र मोदी की जो रैली हुई थी उससे दुगना ये पंडाल है। काफी ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, अभी तक लोग आ भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो लोकसभा सीट है उस पे भाजपा और गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। एक तरफ एक कट्टर चेहरा हाजी याकूब कुरैशी है जो गठबंधन के टिकट पर बसपा से खड़े हैं और वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र अग्रवाल है। दोनों के बीच कड़ी फाइट मानी जा रही है। एक का प्रचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, खुद उन्होंने यहाँ पर रैली की थी, और दूसरा यहाँ आज मायावती यहाँ से जीत का मंत्र देंगी। कल सहारनपुर में रैली थी, जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, तो उसको माना जा रहा है कि यहाँ से इस मंच से भी मायावती कुछ ऐसा कह सकती हैं जो लोगों के मन में घर कर जाए और इलेक्शन वाले दिन यानी 11 तारीख को जब वोटिंग होगी उसका असर तब देखने को मिलेगा। लेकिन जो मायावती का परंपरागत वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, उसको भी साधने के लिए मायावती पुरजोर कोशिश कर रही है। मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ इस मंच से मायावती सामने बैठेंगी और उन्हीं के बराबर में कुर्सी लगाई गई है काफी, जो अभी तक डिसाइड नहीं है, क्योंकि अखिलेश भी आ सकते हैं, अजीत सिंह भी आ सकते हैं। तीनों को मुख्य अतिथि की सूची में रखा गया है और वहीं अभी तैयारियां चल रही है। मायावती का आना कन्फर्म है, लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा की अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो करीब 2.5 लाख दलित वोटर यहाँ पर है, जो मायावती का पेटेंट वोटर यहाँ पर माना जा रहा है। जाटव जो वोट बैंक है वो है, और इसके अलावा 5.5 लाख मुस्लिम वोट बैंक है, जो हाजी याकूब कुरैशी क्योंकि अकेले ऐसे बहुत मुस्लिम प्रत्याशी हैं जिनको लेकर मुस्लिम इस बार कमिटेड दिखाई दे रहा है। तो यानी साफ है कि MY फैक्टर पे ये चुनाव होगा। कहीं ना कहीं मुस्लिम और दलितों को यहाँ साधने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से यादव वोट बैंक भी है, क्योंकि अखिलेश यादव एक यहाँ पर पिछले टर्म की अगर बात करें तो 5 विधायक यहाँ पे रहे थे उनके, तो वो भी एक प्रचार का माध्यम हो सकता है और वो खुद कहेंगे कि गठबंधन को सपोर्ट करें, क्योंकि गठबंधन इस बार पूरी ताकत से लड़ रहा है। वो चाहता है कि मायावती का जो परंपरागत वोट बैंक है वो वापस आए, और जो वोट बैंक पिछले चुनाव में मोदी लहर में जो फ्लोट हो गया था उसको मायावती चाहती हैं कि वो उनके पास वापस लौट कर आए, ताकि उनको सत्ता की चाबी हासिल हो सके। अभी गठबंधन क्या कर पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से मायावती की तैयारियां यहाँ पर की गई है, उनकी रैली की तैयारियां की गई है, तो लगता है कि मायावती कुछ बड़ा इस मंच से करने जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पश्चिमी यूपी में अगर आप थोड़ा सा समझे तो जंग ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस को भी यहां पर संभावनाएं नजर आ रही हैं। बीएसपी का वोट बैंक तकरीबन 40-50% जो है वो यहीं से माना जाता है। इस वजह से भी यहां पर इस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां